हेलो लिसनर्स, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आप लोगों को पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। चैप्टर 1, वफा की सजा। देर रात हो चुकी थी। हवाओं में भी कुछ ठंडक सी थी। शायद शाम की बारिश की वजह से हवाओं में नमी अब भी मौजूद थी। खाली सड़क पर एक जीप तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस जीप में एक लड़का और एक लड़की मौजूद थे। लड़की के आंखों पर एक लाल पट्टी बंधी हुई थी और हवाएं उसके बालों को बार बार चहलकर आ रही थी, जो उस लड़की को काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। और यही इरिटेशन उस लड़की की आवाज में भी अब सुनाई देने लगी थी। उस लड़की ने उस लड़के से कहा, अजिंक्य, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ जाने से मना थोड़ी ही किया था, फिर आंख पर पट्टी बांधने का क्या मतलब है? प्लीज पट्टी हटाओ। उसके ऊपर से तुम इतनी फास्ट ड्राइव कर रहे हो, मैं खुद को बैलेंस तक नहीं कर पा रही। वो लड़का, जिसका नाम अजिंक्य था, उसने कहा, सिया, तुम कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती? कौन सा मैं तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ? तुम्हें बस अपने साथ कहीं लेकर जा रहा हूँ, तो प्लीज चलो। और सरप्राइज है तो ऑब्वियसली मैं इसे सरप्राइज की तरह ही रखूंगा ना। उन दोनों के बीच इसी तरह खिटपिट चली और कुछ देर के बाद जीप एक पहाड़ के पास आकर रुकी। अजिंक्य जीप से बाहर आया। अजिंक्य ने ध्यान से सिया को जीप से नीचे उतारा और फिर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। कुछ देर के बाद जब वो अपनी पर पहुंचे, तब अजिंक्य ने दिए सिया की आंखों से सिया अपनी सामने का नजारा देखा तो बस देखते ही रह गई। शहर उसकी आंखों के सामने था और शहर की लाइट्स की सिलसिला देखने में बिल्कुल ऐसा था जैसे आसमान से आप दिख रहे हो। सिया के होठों पर एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। उसने इसी खुशी के साथ अजिंक्य की तरफ अपनी नजरें की तो अजिंक्य उसके सामने नहीं था। सिया थोड़ी हैरान हुई, लेकिन तभी उसकी नजरें थोड़ी नीचे झुकी तो अजिंक्य अपने एक घुटने पर उसके सामने था और उसके हाथों में एक सफेद गुलाब था और उस गुलाब पर खूबसूरत सी अंगूठी रखी थी। सिया के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी, वो फूल एकदम से हवा में जा उड़ा और अजिंक्य अब जमीन पर पड़ा था। एक पल में ये क्या हुआ, सिया को कुछ भी समझ नहीं आया। सिया ने अपनी नजरें दूसरी तरफ की तो उसकी आंखें हैरत और डर से बड़ी हो गईं। सिया के सामने एक आदमी खड़ा था और उसके हाथों में एक हॉकी स्टिक थी और उसके पीछे कुछ लोग भी थे। वो एकदम से आगे आए और अजिंक्य को बहुत ही बुरी तरह पीटने लगे। सिया के मुंह से निकला, भैया आप? सिया ने तुरंत ही अपने होश संभाले और फौरन ही रिएक्ट किया। वो अजिंक्य के करीब बढ़ाने को हुई, मगर तभी सिया के भाई ने उसे बाजुओं से पकड़ा और खींचकर एक तमाचा सिया के चेहरे पर झड़ दिया। ये तमाचा इतने जोर का था कि सिया के होठों के कोरों से खून बहने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ अजिंक्य भी उन लोगों से लड़ नहीं पा रहा था और बहुत ही बुरी तरह मार खाते हुए पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। उसके सर से भी काफी खून बह रहा था और उसका पूरा चेहरा खून से सना चुका। सिया भी रोए थी, बार अजिंक्य के करीब जाने की कोशिश कर रही थी, मगर सिया का भाई उसे अजिंक्य के करीब जाने ही नहीं था। उसने सिया को अपने एक दूसरे आदमी के हाथों में सौंपा और उसी वक्त उसके लोगों ने अजिंक्य को कॉलर से पकड़कर उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर खड़ा किया। अजिंक्य की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो ठीक से खड़े होने के काबिल भी नहीं था। सिया का भाई अजिंक्य के करीब आया और उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे घर की लड़की की तरफ नजरें उठाकर देखें। सिया के भाई ने आगे एक और शब्द नहीं कहा और अजिंक्य से थोड़ा सा दूर हुआ। सिया की हालत डर के मारे खराब हो रही थी, क्योंकि वो लोग खाई के काफी करीब खड़े थे और ऐसे में कुछ भी हो सकता था। मगर आज सिया का ये डर सच साबित हुआ। सिया के भाई ने एक तेज लात अजिंक्य के सीने पे कर दी और अजिंक्य सीधे खाई में जा गिरा। ये देख सिया अजिंक्य का नाम लेते हुए तेजी से चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह शहर के पॉश एरिया में एक बंगले के अंदर एक आदमी अपने बच्चों के साथ बैठा था और उनके साथ खेलते हुए उन्हें खाना खिला रहा था, मगर वो बच्चे उस आदमी की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। बार बार टीवी का चैनल चेंज कर रहे थे और वो आदमी अपनी पूरी मेहनत से
उन्हें किसी तरह से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी को उन दोनों बच्चों को संभालने में कितनी मेहनत लग रही थी, ये साफ दिखाई दे रहा था। उन दो बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी उम्र एक ही हो। दरअसल वो दोनों जुड़वा थे, जिसके कारण उनकी शक्ल आपस में भी काफी मिलती जुलती थी। वो आदमी उन्हें खाना खिलाने की कोशिश कर ही रहा था। तभी उन बच्चों ने कहा, पापा मामू, पापा मामू। कहते हुए बच्चों ने टीवी की तरफ इशारा किया। बच्चों की आवाज पर आदमी ने जब टीवी की तरफ नजरें की तो टीवी पर एक न्यूज चैनल लग गया था और वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स एक आदमी को अरेस्ट करके लेकर जा रहे थे और टाइम मीडिया ये सब कुछ कवर कर रही थी। और वो आदमी बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखते ही आदमी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने जल्दी से सर्वेंट को बुलाया और बच्चों को अंदर ले जाने को कहा। बच्चों के वहां से हटते ही वो आदमी फौरन ही अपने फोन की ओर बढ़ा, मगर तभी उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक लड़की बाहर आई। उस लड़की ने एक कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। वो आदमी हैरत से उस लड़की को ही देख रहा था। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह भावहीन था। वो लड़की ठीक उस आदमी के सामने आकर खड़ी हुई, एक वाइट कलर का एनवेलोप लगभग उसके मुंह पर फेंकते हुए उस आदमी से कहा, इसमें सारे एविडेंस है और इन एविडेंस की कितनी कॉपी कहाँ कहाँ पर है, इन सब की पूरी डिटेल इस एनवेलोप में मौजूद है। अपनी बात को खत्म करते ही वो लड़की मुड़ी और घर से बाहर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उस आदमी ने बस उस एनवेलोप की तरफ देखा और फिर उस लड़की की पीठ को देखकर उस लड़की से कहा, गरिमा, क्या यह सब तुमने किया? उस आदमी की आवाज लड़खड़ा रही थी, जैसे उसे अपनी ही बात पर यकीन ना हो। गरिमा के कदम तो रुक गए, मगर उसने मुड़कर उस आदमी की तरफ नहीं देखा। बिना मुड़े ही गरिमा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर विदर्भ रणावत? अपनी बात कहते ही गरिमा बिना एक पल की देरी किए उस घर से बाहर निकल गई। वो कार में बैठी और तेजी से विला के बाहर की ओर चली गई। कुछ दूर आते ही जैसे गरिमा के सब्र का बांध टूटा हो और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए अपने हाथ को बार बार स्टीयरिंग व्हील पर मार रही थी और खुद को किसी भी तरह से काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था खुद को चोट पहुंचाकर वो खुद को संभाल पाएगी। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और उसने जल्दी ही कार पर से भी अपना कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद कार एक पोल बूथ से जाकर टकरा गई। गरिमा का सिर स्टीयरिंग व्हील पर लगा और उसके सर से खून बहने लगा और तुरंत ही उसकी आंखें भी बंद हो गईं। इन हादसों के 3 महीने बाद देर रात हो चुकी थी और एक लड़की तेजी से भाग रही थी। उसकी सांसें काफी तेजी से चल रही थी और माथा पसीने से भरा हुआ था। वो भागते हुए तेजी से एक बार के अंदर घुसी और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था वो किसी को की कोशिश कर रहे थे। वो बेचैनी से अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी। इसे जल्दबाजी में उसे ख्याल ही नहीं रहा और वह अनजाने में किसी से टकरा गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और एक तेज दर्द का इंतजार करने लगी, मगर किसी की मजबूत बाजुओं ने उस लड़की को उसकी कमर से थाम लिया था। एक सख्त सी आवाज उस लड़की के कानों में पड़ी, तुम बिल्कुल ठीक हो और सही सलामत हो। इतनी सख्त और रूखी आवाज सुन उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो आपने सामने मौजूद उस हैंडसम से लड़के को देखते ही रह गई। उस लड़के की सख्त आवाज फिर से उस लड़की के कानों में पड़ी और उस लड़के ने कहा, अब अपने पैरों पर खड़े होने का कष्ट करोगी या मेरी बाहों में ही झूलना है तुम्हें? उस आदमी की इस बेरुखी आवाज को सुन वो लड़की अपने ख्यालों से बाहर आई और झेंपते हुए सीधी खड़ी हो गई। उस लड़की ने अपनी नजरें नीचे की ओर उस लड़के से कहा, सॉरी, वो गलती से। उस लड़की ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो लड़का उस लड़की को नजरअंदाज करके वहां से चला गया। उस लड़की ने अपना मुंह बना लिया और अपना ध्यान उस लड़के से हटाकर वापस होश में आते हुए अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला
और जल्दी से एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद जब फोन पिक हुआ तो उस लड़की ने कहा, मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ, मुझे कहाँ आना है। सामने से किसी आदमी की आवाज आई और उस आदमी ने कहा, अब बार काउंटर के पास आ जाइए, आपकी दोस्त यहीं पर बेहोश पड़ी है। फोन पर उस आदमी की आवाज सुनते ही उस लड़की ने अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाईं, मगर डिस्को लाइट और लोगों की इस भीड़ की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा क्लियरली कुछ देख नहीं पा रही थी। तभी उसके पास से एक आदमी गुजरा जो कि देखने से वहां का कोई स्टाफ लग रहा था। उस लड़की ने उस आदमी को रोका और उससे बार काउंटर के बारे में सवाल किया। उस आदमी ने एक डायरेक्शन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम, उस तरफ बार काउंटर है। वो लड़की फौरन ही उस आदमी के बताए हुए डायरेक्शन की ओर बढ़ गई और किसी तरह भीड़ को क्रॉस करते हुए वो बार काउंटर के पास आई। वहीं पर एक लड़की नशे में धुत बार काउंटर पर ही इस सोई हुई थी और उसके पास ही एक आदमी खड़ा था। वो लड़की जैसे ही वहां पर पहुंची, उस आदमी ने कहा, मैडम संभाली अपने दोस्त को। दरअसल कुछ देर पहले ही इस लड़की के पास कॉल आया था जिसमें उसे बताया गया था कि उसकी दोस्त नशे में धुत बार में बेहोश हो चुकी है। वो लड़की जल्दी ही अपनी दोस्त के पास आई और से उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसके दोस्त उसकी कोई भी बात सुनने या समझने की हालत में नहीं थी। वो बार बार उस लड़की को खींचकर अपने पास ही बैठा दे रही थी। उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि वो उसे घर कैसे लेकर जाए। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने एक नज़र पूरे बार में दौड़ाई तो उसने देखा कि बार में मौजूद लोग उसे और उसकी दोस्त को काफी अजीब नजरों से देख रहे थे और ये माहौल उन दोनों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। उस लड़की को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि ऐसी हालत में उसे घर तो नहीं लेकर जाया जा सकता था। उसने एक नज़र बार काउंटर के पास खड़े वेटर की ओर देखा तो वेटर भी उसकी परेशानी समझ गया। वेटर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, हमारे यहाँ रूम भी बुक किए जाते हैं, आप चाहे तो ऊपर एक रूम बुक कर सकते हैं। उस वेटर की बात को सुन मानो उस लड़की को ऊपर वाले का कोई आशीर्वाद मिल गया हो। उसने जल्दी से वेटर की बात पर सहमति जताई और उससे मदद मांगते हुए कहा, आप इसे रूम तक लेकर जाने में मदद कर सकते हैं और आप पेमेंट की चिंता मत करिए, मैं सुबह होते ही आपको बुकिंग चार्जेस दे दूंगी। डोंट वरी, आप प्लीज सारे फॉर्मेलिटीज मैनेज कर लेंगे। अपनी बात को कहते हुए अपने पॉकेट से अपना आईडी निकालकर उसने बार काउंटर पर रख दिया। वेटर ने उस आईडी कार्ड की तरफ देखा और उस आईडी कार्ड पे लिखा नाम पढ़ा, वैदेही रक्षित। वेटर ने वैदेही से कहा, चलिए माम, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वेटर की मदद से वैदेही ने अपने दोस्त को होटल के कमरे तक पहुंचाया। इन सब में वैदेही की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वेटर उन दोनों को कमरे में छोड़कर वहां से चला गया। वैदेही ने दरवाजा अंदर से अच्छी तरह लॉक किया और फिर अपने दोस्त की तरफ देखा जो नशे में धुत होकर बीडी पर बेहोश पड़ी थी। उसने उसे घूर कर देखा और कहा, बेवरी, तुझसे जब संभाली नहीं जाती तो पीती क्यों है? बेवजह आफत खड़ी कर दी। इतना कहकर वैदेही ने अपने पोर्स की तरफ देखा जिसमें कुछ 2500 के आसपास ही केस था और कुछ भी इसके अलावा नहीं था। वैदेही ने फिर से अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, तू बस होश में आ, तुझसे ही ये बिल पे करवाऊंगी मैं। कहकर वो सोफे पर बैठी और अपना सिर पकड़ लिया। चैप्टर 2, वफा की सजा। वैदेही बुरी तरह भर के हुई थी। गुस्से से घूरकर नशे में धुत परी अपने दोस्त को ही देख रही थी, मगर इतना तो उससे भी पता था कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती। सुबह होने तक का उसे इंतजार करना ही होगा। वैदेही बेड की दूसरी तरफ गई और जाकर सो गई। पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी जब कमरे के अंदर आई तो वैदेही की नींद खुली। वो बिना ज्यादा इधर उधर ध्यान दिए हुए बेड से उठी और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो बेड पर लेटी अपने दोस्त को देखकर उसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। उसने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और सारा पानी उस लड़की के ऊपर उड़ेल दिया। पानी पड़ने के कारण
वो लड़की अचानक से हर बरहाते हुए उठी और चिल्लाते हुए बोली, बार आ गई, 12 आ गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वैदेही ने दांत पीसते हुए कहा, 12 नहीं, अभी सुनामी आएगी, मैडम का नशा टूटा या और पानी चाहिए। वैदेही की ऐसी आवाज सुनकर उस लड़की ने वैदेही को देखा। कुछ उनींदी आवाज में ही उसने कहा, वेदू, तू ऐसे कौन जगाता है किसी को? हल्की चिड़चिड़ाहट के साथ टोंट करते हुए नींबू पानी का एक ग्लांस उस लड़की की तरफ बरहाते हुए वैदेही ने कहा, सना मैडम का नशा उतरा या अब भी पानी की जरूरत है? वॉशरूम जाने से पहले ही वैदेही ने नींबू पानी रिसेप्शन पर ऑर्डर कर दिया था, जो कि उसके बाहर आते तक आ भी चुका था। सना ने नींबू पानी का ग्लास लिया और सर झुकाकर बोली, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अपनी बात कहते हुए सना ने अपना मुंह बच्चों की तरह फुला लिया था। वैदेही ने अब भी नाराजगी से एक व्हाइट पेपर सना की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम, बात हम बाद में कर लेंगे, पहले तो ये बिल पे करें, समझी? मुंह बनाते हुए सना ने वो बिल ले लिया और कहा, ये तो तू भी कर सकती थी, इसके लिए मुझे इस तरह उठाने की क्या जरूरत थी? वैदेही ने अपना पर्स उसके सर पर मारा और बोली, देख जरा, मैं भी कर सकती थी। सना को लगा ये उसका पर्स है, तो उसने बोला, अरे क्या प्रॉब्लम है? कहते हुए उसने पर्स खोला। उसमें सिर्फ 2500 रुपये थे। उसने थोड़ी हैरानी से वैदेही से कहा, पैसे नहीं है, इसमें कहा गया है। वैदेही ने दांत पीस कर कहा, अगर मेरे पास होते तो मैं पहले पे कर देती ना, तुझसे नहीं बोलती मैं, और मेरे पास इतने ही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सना अभी नींद में थी। उसने कहा, अरे तू, तेरे पैसे मांगे किसने? बट मेरे पैसे कहाँ गए हैं इसमें से? वैदेही फिर भड़की और कहा, अब भी नशे में है, ये मेरा पर्स है, तेरा नहीं। मेरे पास पैसे हैं और तेरे पर्स में तो तेरे कार्ड होंगे ना, क्यों तू केस तो रखती नहीं है? और तेरे कार्ड्स का पिन मुझे कैसे पता हो सकता है? थोड़ी शर्मिंदगी से सना ने अपना सिर झुका लिया और कहा, मेरा पर्स कहाँ है? मैं कर देती हूं ना, तू भड़क मत। सना ने जब आंखें खोलकर देखा तो बिल देखे कर तो एक पल के लिए सना भी हैरान हो गई, मगर फिर सना ने बिल पे किया और सना और वैदेही दोनों ही वहां से निकल गए। सना और वैदेही दोनों ही रूममेट्स थीं। वो दोनों ही सना के अपार्टमेंट में रहा करती थी। घर पहुंचने के बाद सना और वैदेही दोनों ही फ्रेश हुईं और जब एक साथ दोनों बैठी तो वैदेही ने सना से सवाल करते हुए कहा, अब तो मुझे ये बताएगी, तेरे ऊपर कल ऐसा कौन सा पहाड़ गिरा था जो तू पीकर इतनी टून हो चुकी थी? कुछ पल रुकने के बाद वैदेही ने आगे कहा, तू पहले तो इस तरह से नहीं पिया करती थी, तू पीती जरूर थी मगर लिमिट में, फिर कल रात ऐसा क्या हुआ? सना ने अपना सर झुकाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी। उसकी हरकतें बिल्कुल ही एक नासमझ बच्चे की जैसी थी। सना ने बिगड़े हुए मुंह के साथ कहा, उसने मुझे छोड़ दिया, हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे चीट किया। कहते हुए सना मुंह बिगाड़कर रोने सी लगी। वैदेही सना के इस तरह से कहने पर फिर जा रह गई। उसने अपने पीछे से एक तकिया उठाया और उसके चेहरे पर मारते हुए कहा, अबे अब वे किसके साथ ब्रेकअप हुआ है तेरा? और कौन छोड़कर चला गया तुझे? तू साफ साफ बोलेगी, क्या हो गया है ऐसा? और ब्रेकअप हुआ है तो बात तो कर लेती, पीकर टून होने की क्या जरूरत थी तुझे? बात करते हुए वैदेही की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। सना ने अपना मुंह और ज्यादा बिगाड़ लिया और कहा, तू दोस्त है कि दुश्मन कोई ऐसे ट्रीट करता है अपने दोस्त को? एक तो मेरा ब्रेकअप हो गया है। कहते हुए सना सुबक कर रोने लगी और पास ही रखे टिश्यू से अपनी नाक भी साफ कर रही थी। वैदेही ने खुद को काम डाउन किया और सना से कहा, अच्छा ठीक है, तू मुझे पूरी बात बता कि क्या और कैसे हुआ, तब तो मैं कुछ सोल्यूशन कर पाऊंगी। वैदेही को काम डाउन होता देख सना ने भी खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, उसे कोई और लड़की मिल गई है और उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, रिच और इन्फ्लुएंशियल है, इसलिए वो उससे शादी करने जा रहा है। और तो और आज ही उसने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है जिसमें वो उस लड़की के साथ आने वाला है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला है उसकी फाइन्स के तौर पर।
और एक बार ये हो गया तो फिर मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये बात टाइम मीडिया में भी आ जाएगी और मैं पार्टी को रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। सना की पूरी बात सुनने के बाद वैदेही को ना सिर्फ उस लड़के पर गुस्सा आया, बल्कि उसे सना पर भी काफी खींच हो रही थी। वैदेही ने सना से सवाल किया, ये पार्टी कब और कहाँ होने वाली है? सना ने सुबकते हुए ही उससे पार्टी की पूरी डिटेल्स दे दी, मगर अंत में उसने सवाल किया, मगर तू ये क्यों पूछ रही है? वैदेही की आंखों में कुछ अजीब सा था। उसने सना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। चैप्टर 3, वफा की सजा। पूरी बात सुनने के बाद वैदेही अपनी जगह से उठी और बिना जवाब दिए अपने कमरे की ओर बाराज गई। सना को वैदेही का ये बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। वो कन्फ्यूजन से वैदेही को देख रही थी और फिर उसी के पीछे पीछे चली गई। उसे जानना था कि आखिर वैदेही के दिमाग में चल क्या रहा है। वैदेही अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद करने को हुई, मगर सना ने उसे दरवाजा बंद नहीं करने दिया। सना वैदेही के साथ ही कमरे में आ गई। आते ही सना ने वैदेही से सवाल करना शुरू कर दिया। सना ने कहा, चल क्या रहा तेरे दिमाग में? जिसके बाद वैदेही ने जवाब देते हुए कहा, तू क्या चाहती है? तू उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहती है? उसे सबक नहीं सिखाना चाहते? ये तेरे दिमाग में अब भी या है कि वो कल को तेरे पास आ जाएगा? कुछ ऐसा चल रहा है तेरे दिमाग में, या फिर जो उसने किया तो उसके लिए उसे सजा देना चाहती है? तू खुद डिसाइड कर ले। सना ध्यान से वैदेही को देख रही थी। वो उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हुए बोली, तू क्या करने का सोच रही है? अपने प्लान को अपने दिमाग में ही सोचते हुए वैदेही बोली, उसे प्ले करने का शौक है ना? करने दे से पहले तू बस आज शाम वहां जाएगी और मुझे ये बताएंगे कि वो कौन है। दरअसल वैदेही कभी सना के बॉयफ्रेंड से मिली ही नहीं थी। उसे ये तो पता था कि सना किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मगर वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, या फिर वो कैसा दिखता है? वैदेही इन सब के बारे में नहीं जानती थी और इसीलिए वैदेही ने ऐसा कहा। सना ने काफी बार वैदेही से उसके प्लान को जानने की कोशिश की, मगर वैदेही ने उसे कुछ नहीं बताया। उन दोनों की बातचीत यूं ही आगे बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ एक लड़का जिसे उसके हाथों से बांधकर लटकाया हुआ था। उसके शरीर पर काफी सारे चोटों के निशान थे और कुछ लोग लगातार उसे और ज्यादा मारे जा रहे थे। एक लड़की जिसे शायद किसी ने पकड़ा हुआ था और वो चीख चीख कर किसी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। उस लड़के को छोड़ देने के लिए वो लड़की किसी के आगे भीख मांग रही थी। रोते हुए वो लड़की बोली, प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, बट उसे छोड़ दो। उसके सामने मौजूद उस आदमी ने उस लड़की के जबड़ों को तेजी से पकड़ा। इतनी मजबूत थी कि उस लड़की को अपने गालों में दर्द महसूस हो रहा था। वो आदमी अपना चेहरा उस लड़की के ठीक सामने लेकर आया और धीरे से उसके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर उस लड़की की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं थीं। वो जगह कुछ अंधेरे में थी। वो लड़की सुबक सुबक कर रो रही थी और उस आदमी के आगे गिड़गिड़ा रही थी। कुछ पल के बाद रोते हुए उस लड़की ने अपना सिर झुका लिया, जैसे उस लड़की ने हार मान ली हो। अचानक ही उस आदमी ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो लड़की खुद को ज्यादा बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो शख्स बार बार उसके होठों को अपने होठों में दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लड़की नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर रही थी। वो आदमी उस लड़की के साथ जानवरों की जैसा सलूक कर रहा था। वो लड़का जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसने जब ये सलूक उस लड़की के साथ होते देखा तो वो चीखते हुए कहने लगा, छोड़ो उसे, तुम्हें जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो, उसके साथ नहीं। वो आदमी उस लड़के के सामने ही उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था। उस लड़की की चीखें उस जगह गूंज रही थी। एक चीख के साथ कमरे में सोया हुआ विदर्भ उठकर बैठ गया। उसका चेहरा और शरीर पसीने से बुरी तरह लथपथ था
उसकी सांस से भी काफी ज्यादा तेज थी। विदर्भ की आवाज तेज होने की वजह से घर का कोई सर्वेंट कमरे के अंदर आया। इनकी उम्र लगभग 45 से 50 के आसपास की होगी। आते ही उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, चीखें क्यों तुम? विदर्भ ने अपने हाथ से अपने चेहरे का पसीना पोंछा और उनसे कहा, कुछ नहीं काका, बस कोई बुरा सपना देख लिया। राजू काका, जो कि विदर्भ के घर में ही काफी सालों से काम करते थे और बचपन से इन्हीं की देखरेख में विदर्भ पला बढ़ा था। विदर्भ उठा और फ्रेश होने चला गया। विदर्भ के जाने के बाद काका ने कमरे को साफ किया। पूरे कमरे में शराब की कई सारी खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। कुछ देर बाद जब विदर्भ वॉशरूम से बाहर आया तो कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा हो चुका था। रेडी होकर वो डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गया। आते ही उसने काका को आवाज देते हुए कहा, काका, बच्चे कहाँ हैं? उन्हें स्कूल नहीं जाना। काका वहां आए और उन्होंने जवाब दिया, बेटा, वो लोग तैयार हो रहे हैं, जल्दी ही आ जाएंगे और आज उनका स्कूल थोड़ी देरी से है। उनका स्कूल टाइम चेंज हुआ है। विदर्भ और कुछ भी कहता है, तभी एक लड़का वहां आया और विदर्भ के बगल में आकर बैठ गया। आते ही उसने काका को आंखों से कुछ इशारा किया तो काका वहां से चले गए। उस लड़के ने विदर्भ से कहा, काका ने बताया मुझे। विदर्भ को समझते देर न लगे कि वो किस बारे में बात कर रहा है और उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब विदर्भ ने कोई जवाब नहीं दिया तो उस लड़के ने फिर कहा, तू भूल क्यों नहीं जाता वो सब? दैट वॉज पास्ट, तू अब वो सब बदल नहीं सकता। जो बीत गया सो बात गई यार। तू क्यों इन सब के बारे में इतना सोचता है? 3 महीने बीत चुके हैं विदर्भ, तो कब इन सब से बाहर निकलेगा? भूल जा उसे। अब विदर्भ ने कुछ गुस्से से उस लड़के की तरफ देखा और उससे कहा, वंश इन्फो, मुझे उसे ढूंढना है और मैं वो सब कुछ भूल नहीं सकता। मैं उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। वह मेरी है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है और वो सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी है। मेरे बच्चों की माँ है, उसे लौटना होगा वापस मेरे पास। कहकर विदर्भ कुछ पल रुका और फिर कहा, मैं अपने पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, मैं उसे कब, कहाँ से और कैसे लाऊंगा, मगर मैं उसे लाऊंगा जरूर, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए मुझे इस मामले में तू सलाह मत दे, क्योंकि मैं इस मामले में किसी की नहीं सुनने वाला। चैप्टर 4, वफा की सजा। डाइनिंग टेबल पर देखते ही देखते वंश और विदर्भ की बातचीत ने बहस का रूप ले लिया। वंश चाहता था कि विदर्भ अतीत को भूलकर आगे बढ़ा जाए, मगर विदर्भ वंश की बात मानने को तैयार ही नहीं था। विदर्भ ने अपना फैसला सुना दिया था। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी चहकते हुए बच्चे वहां आ गए। आते ही दोनों बच्चे अपने पिता की गोद में चार्ज गए। बच्चों को देख वंश ने भी अपने चेहरे के भाव बदले और उसने खुद को शांत किया। बच्चों की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए वंश ने उनसे कहा, क्या सिर्फ पापा के साथ ही खेलोगे? चाचू के साथ नहीं? थोड़ा प्यार अपने चाचू पर भी लूटा दो। वो दोनों बच्चे जो कि आते ही विदर्भ की गोद में चरच गए थे, उन्होंने विदर्भ के गालों पर किस किया और फिर जल्दी से विदर्भ की गोद से उतरकर वंश की तरफ आ गए और उसके भी गालों पर एक एक किस की। वंश के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वंश ने भी दोनों बच्चों के गालों से किस किया। उस जगह का माहौल काफी ज्यादा अच्छा और खुशनुमा था। विदर्भ ने बच्चों को देखते हुए कहा, अर्शी, अनीश, बहुत हो गया, अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर मैं तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। अर्शी और अनीश दोनों ही वंश की गोद से नीचे उतरे और अपनी अपनी चेयर पर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगे। जल्दी ही उन लोगों का ब्रेकफास्ट भी खत्म हुआ और वो लोग अब स्कूल जाने के लिए रेडी थे। विदर्भ दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए चला गया। वंश भी विदर्भ के साथ ही था। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो दोनों एक साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए। दूसरी तरफ वैदेही किसी से फोन पर बात कर रही थी। वैदेही ने कहा, 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट, क्या ये और जल्दी नहीं हो सकता? प्लीज, अगर आप कर सकते हैं तो ये मीटिंग और जल्दी अरेंज कर दीजिए। सामने से किसी ने फोन पर कहा, जी नहीं मिस, उनका पूरा शेड्यूल पैक्ड है, मीटिंग को प्रीपोनेट नहीं किया जा सकता। सामने वाले इंसान की बात सुन
वैदेही का चेहरा थोड़ा सा उतर गया, मगर फिर भी उसने अपनी आवाज में उदासी को आने नहीं दिया और कहा, ठीक है, मैं 2 दिन बाद ठीक 11 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। पीछे से सना ने आवाज देते हुए वैदेही से कहा, क्या बात है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ लग रहा है? बेड पर बैठे हुए वैदेही ने जवाब दिया, नहीं यार, आरएम ग्रुप के सीईओ के साथ एक मीटिंग हुई है। 2 दिन बाद की, खुशी के साथ आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाकर सना ने कहा, क्या बात कर रही है यार? आरएम ग्रुप का सीईओ, उसके साथ तेरी मीटिंग? अरे इतनी खुशी की बात है तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? फिर कुछ सोचकर अपने ही बात का जवाब देते हुए सना ने कहा, हाँ, मैं समझ सकती हूँ यार, तेरी नर्वसनेस प्रेजेंटेशन को लेकर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो तेरा स्टार्टअप शुरू नहीं होगा। नर्वसनेस तो होगी ही ना, तेरा पूरा करियर इस पर डिपेंड करता है। सना की तरफ देखते हुए वैदेही ने कहा, मैं उसके लिए परेशान नहीं हो रही यार, मुझे अपनी प्रेजेंटेशन, अपने प्रोजेक्ट के लिए 1% की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल फाइन है। इट वॉज एक्सीलेंट। मेरी प्रॉब्लम यह है कि यह मीटिंग 2 दिन बाद होने वाली है। मैं चाहती थी ये मीटिंग आज कल में ही हो, क्योंकि मैंने पता किया है जल्दी ही उसका सीईओ किसी फॉरेन मीटिंग के लिए भी जाने वाला है, और अगर आज कल में ये मीटिंग हो जाती है तो मेरा इन्वेस्टमेंट और जल्दी अप्रूवल हो सकता है। लेकिन यही मीटिंग अगर 2 दिन बाद होती है तो इन्वेस्टमेंट आने में मुझे 1 डेढ़ महीना लग जाएगा, और मैं इतना वेट नहीं कर सकती। मैं अपना काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहती हूँ। वैदेही के कंधे पर हाथ रखते हुए सना ने कहा, अरे यार, तू इस बारे में सोच रही है, ये तो अच्छा ही है कि तेरे पास थोड़ा और टाइम होगा अपने काम को और परफेक्ट करने के लिए। तू 1 महीने बाद ही सही, पर इस बिजनेस को शुरू तो कर पाएगी और अपने काम को और भी ज्यादा बेहतर कर पाएगी। ये इन्वेस्टमेंट तुझे अगर जल्दी मिल जाता है तो तू अपना काम जल्दी तो कर सकती है, मगर सोच ले, अगर उसमें तुझसे कोई गलती हो गई और किसी भी तरीके का लॉस हुआ, तब? इससे तो अच्छा है ना कि तू थोड़ा देर से ही इसे शुरू करे। अपने कंधे से सना का हाथ हटाते हुए वैदेही ने कहा, तू नहीं समझ रही यार, इसमें लॉस के चांसेस सिर्फ 2% के हैं। मुझे लॉस का कोई टेंशन नहीं है। मेरे स्टार्टअप को शुरू होने में लेट हुआ तो मुझे, कहते हुए वैदेही अचानक से रुक गई, जैसे उसके मुंह से कुछ ऐसा निकलने वाला हो जो उसे नहीं कहना था। उसने सही समय पर खुद को रोक लिया। इन सब बातों के बीच सना बिल्कुल ही अपने प्रॉब्लम को भूल ही चुकी थी और पूरी तरह से उसका फोकस अब वैदेही और उसकी बातों पर था। सना ने कहा, तो मुझे क्या क्या कहते हुए रुक गई, तू अपनी बात पूरी कर। सना का ध्यान अपनी बात से हटाने की कोशिश करते हुए वैदेही ने कहा, तो ये सब छोड़ना यार, ये सब मैटर नहीं करता, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। तो क्या मुझे, तू वो सब छोड़, तेरे उस लवर का क्या हाल है? कहाँ मिलेगा वो? सारी डिटेल्स तूने कंफर्म कर ली? कहकर वैदेही ने सना का ध्यान अपनी बात से पूरी तरह हटाने की कोशिश की। सना ने जवाब दिया, आधे घंटे में सारी डिटेल्स आ जाएगी, रूम नंबर और बाकी सब कुछ भी। और होटल का नाम तो मैं तुझे पहले ही बता चुकी हूँ, पर तूने मुझे ये नहीं बताया कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बस सबक सिखाने की बात बोल दी। तू अपनी बात तो बता, तू करना क्या चाहती है उसके साथ? तू कैसे उसे सबक सिखाएगी? वैदेही की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। जवाब देते हुए वैदेही ने सना से कहा, तू सोच, कोई लड़का शादी करने जा रहा हो उस लड़की के सामने, उसी वक्त उसके पूरे अतीत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी? और जैसा कि तूने कहा कि वो लड़की काफी अमीर परिवार से है, तो सीधी सी बात है, ये शादी तो पक्का टूटेगी। एड उसे धोखा खाने के बाद कम से कम तू तो उसे अप्रोच करने वाली नहीं है। इसका मतलब ये तो सीधा है, वो ना घर का रहेगा ना घाट का। समझ में आया तुझे? अपनी बातों को थोड़ा घुमाव देते हुए वैदेही ने सना को अपना प्लान बता दिया। चैप्टर 5। जब सना ने वैदेही से सवाल किया कि आखिर उसके दिमाग में क्या प्लान है, तो वैदेही ने उसे थोड़ा घुमा फिराकर जवाब दे दिया। कुछ हद तक तो सना को वैदेही की बात समझ आई, मगर पूरी तरह से नहीं।
वैदेही भी इस बात को अच्छी तरह से समझने लगी थी, मगर उसने और भी कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वैदेही को इंतजार था तो बस शाम होने का। दूसरी तरफ विदर्भ की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुकी। विदर्भ और वंश दोनों एक साथ ही कार से बाहर आईं। ये एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही स्टाइलिश वे में आरएम का एक खूबसूरत सा लोगो बना हुआ था। ये आरएम ग्रुप था। वंश और विदर्भ दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स थे। आरएम ग्रुप के 50% के 2 पार्टनर्स हैं, विदर्भ राणावत और वंश मेनन। वंश, जो कि कंपनी का सीईओ था, और विदर्भ कंपनी का प्रेसिडेंट था, अपने केबिन की ओर बढ़ते हुए दोनों ही बात कर रहे थे। जल्दी ही इन दोनों के असिस्टेंट्स ने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। असिस्टेंट्स ने उन्हें उनकी मीटिंग को लेकर उन्हें ब्रीफिंग देना शुरू किया। विदर्भ अपने केबिन की ओर बढ़ रहा था, मगर वंश को उससे कुछ बात करनी थी, इसलिए अपने केबिन में जाने की जगह वो विदर्भ के केबिन में ही चला गया। विदर्भ अपनी चेयर पर बैठा तभी असिस्टेंट ने उसे ब्रीफ करते हुए कहा, सर 2 दिन बाद की आपकी कुछ मीटिंग लाइन अप है। कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड बिजनेस प्रपोजल्स है, जिसमें से कुछ कैंडिडेट के प्रपोजल्स काफी अच्छे होने की वजह से उन कैंडिडेट्स की मीटिंग आपके साथ फिक्स की गई है। विदर्भ ने अपने असिस्टेंट की बात सुनी और अपने फोन में अपना कैलेंडर चेक किया। कैलेंडर चेक करने के बाद विदर्भ ने असिस्टेंट से कहा, या तो इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, और अगर कुछ मीटिंग बहुत ज्यादा अर्जेंट में हो तो वंश इन मीटिंग को तुम हैंडल करोगे। मुझे कहीं जाना है तो 2 दिन बाद में ये मीटिंग नहीं करने वाला। यू कैन हैंडल इट, एंड किसी भी प्रपोजल को अप्रूव करने से पहले चेक कर ले ना उनमें लॉस के चांसेस कितने होंगे। भले ही वो स्टार्टअप हो, मगर हम लॉस तो से नहीं उठा सकते ना, सो बी केयरफुल। वंश ने सहमति जताई और वंश के असिस्टेंट ने उन मीटिंग को वंश के लिए स्केड्यूल कर दिया। वंश ने अपने और विदर्भ दोनों के असिस्टेंट्स को वहां से जाने को कह दिया, जिसके बाद वंश और विदर्भ दोनों के बीच कुछ और भी बातें हुईं, जिसके बाद वंश भी अपने केबिन में चला गया। दोनों ही अपने अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ पुणे एयरपोर्ट, एक प्लेन अभी अभी पुणे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। फ्लाइट के लैंड होते ही 3 पीस बिजनेस सूट में एक आदमी फ्लाइट से नीचे उतरा। फ्लाइट के बाहर ही उसकी गार्ड और असिस्टेंट उसका ही वेट कर रहे थे। ब्लैक गॉगल्स और क्लीन शेव में वो इंसान काफी ज्यादा गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। वो आदमी वीआईपी लाउंज से अपने गार्ड और सेक्रेटरी के साथ बाहर आया और एक लाइन से खड़ी गाड़ियों में बैठ वहां से चला गया। कार में बैठते हुए उसका सेक्रेटरी उसके पास आया, मगर उसने आंखों के इशारे से उसे अपने साथ आने से मना कर दिया और खुद अपनी गाड़ी ड्राइव की। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। इसी दौरान उस आदमी का फोन रिंग हुआ। उस आदमी ने एक नजर अपने फोन की तरफ देखा और फोन को पिक कर उसे कार की ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया। फोन के पिक होते ही सामने से आवाज आई, हेलो अगस्त्य, कहाँ हो तुम और घर कब पहुंच रहे हो? अगस्त्य ने अपनी फोन की तरफ एक नजर देख और जवाब दिया, मैं वही चाह रहा हूँ डैड, जहां मुझे जाना चाहिए। मैंने अपना डिसीजन आपको पहले ही सुना दिया था। अगस्त्य के डैड ने कहा, पागल मत बनो अगस्त्य, हम लोग उन्हें पहले ही हाँ कह चुके हैं। क्या तुम अपने डैड की बात नहीं मान सकते? क्या तुम्हें अपने डैड के डिसीजन पर भरोसा नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कोई सही फैसला ले सकते हैं? अगस्त्य ने शांत आवाज में अपने डैड को जवाब दिया, डैड, अगर ये बात कुछ वक्त पहले की होती तो मुझे आपके किसी डिसीजन से कोई दिक्कत नहीं होती, मगर अब मैं यह शादी नहीं कर सकता और मैं उन लोगों को भी ये बात साफ कर देना चाहता हूँ। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा डैड। अगस्त्य ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की थी, मगर अब उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी और गुस्सा आने लगा था। अगस्त्य को अभी ये समझ आने लगा था कि अगर थोड़ी देर उसने और अपने डैड से बात की तो हो सकता है कि वो अपने डैड के साथ कुछ बदतमीजी कर दे। वो अपने डैड को किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने डैड के और कुछ भी आगे कहने का इंतजार नहीं किया और कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में उसकी कार एक बड़े से विला के आगे आकर रुकी। विला के गेट पर साफ और बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, अवस्थी विला।
गेट के बाहर कार रुकते ही वॉचमैन उस कार के पास आया और कुछ पल अगस्त्य से बात कर वो अपने केबिन की ओर बढ़ा गया। केबिन में एक फोन रखा था और उसने घर के अंदर फोन करके अगस्त्य के आने की बात बताई। अंदर से उसे अगस्त्य को फौरन आने देने का ऑर्डर मिला। वॉचमैन ने फौरन ही गेट खोल दिया और अगस्त्य कार लेकर विला के अंदर चला गया। विला के अंदर आते ही अगस्त्य अपनी कार से बाहर आया और दरवाजे पर ही एक आदमी और महिला दरवाजे पर खड़े थे। आदमी की उम्र लगभग 50 से 55 के पास की होगी और महिला की उम्र 40 से 45 के पास की होगी। अगस्त्य के आते ही उन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अगस्त्य को वेलकम किया। क्यों नहीं करना चाह रहा है अगस्त्य शादी? अगस्त्य का शादी से इनकार का क्या होगा अंजाम? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा।